जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है उसका सेट नंबर 61 देखेंगे। इसका टेस्ट हुआ था 4/10/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके पहले जो भी सेट हम नहीं करवाएं वो सारा सेट हम आपको ख़त्म करवा देंगे। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत दिनों से ये सेट रुका हुआ था। ये सेट हम नहीं करवा रहे थे, लेकिन आपका जो है ना, आपका ए भी सेट कंटिन्यू आएगा और बाकी जो बिहार दरोगा का जो बुक से प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो भी आपका कंटिन्यू आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 है। आप लोग क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस क्लास में। और सारा क्वेश्चन जो है ना, आपको 100 क्वेश्चन जितना है सारा आपको कंठस्थ याद होगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इस जो वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। वहाँ पे आपको ये PDF जैसे जैसे जो भी हम सेट करवाएंगे वैसे से आपको सारा PDF वहाँ पे उस चैनल पे आपको मिल जाएगा, राहुल स्टडी ग्रुप पे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 61 है। इसका जो टेस्ट हुआ था 4/10/2024 को टेस्ट हुआ था। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और इस बात को निश्चिंत रहिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट पीछे का नहीं करवाएं वो सारा प्रैक्टिस सेट कर हम करवा देंगे। और यहाँ पे जो भी आंसर हम आपको बताएंगे वो आपका सारा आंसर 100% जो है ना, टोटल 100 क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। क्योंकि इस सेट में बहुत सारे लोग जो करवाते हैं ना, तो आपको आंसर 3-4 आंसर आपको गलत ही मिलता होगा। इसलिए हम सब कुछ देख कर के जो है ना, सब कुछ जो है अच्छे से इसको देखते हैं कि हाँ, चेक करते हैं कौन सा आंसर इसका गलत है, कौन क्या सही है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आंसर मिलेगा आपको सटीक आंसर 100 क्वेश्चन का पूरा सटीक आंसर मिलने वाला है। तो आप लोग पूरा क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना कंठस्थ आपको दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला 61 नंबर प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में, आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुनिएगा। कह रहा है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, बताइए क्या होगा। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहा था। किसने कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा, कह रहा है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में जो मुक्त व्यापार की नीति हुआ था वो कब लागू किया गया था। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1813 में हुआ था। कब हुआ था, 1813 में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्पसानी कहलाते थे, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्पसानी कहलाते थे। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, अहमद सर हिंदी। क्या होगा, अहमद सर हिंदी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है सुरकोर्दा की खोज किसने की थी, बताइए। सुरकोर्दा की खोज किसने किया। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, RS बिष्ट ने किया था। कौन किया था, RS बिष्ट ने किया था। सुरकोर्दा की खोज किसने किया था, तो RS बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, बताइए। भू स्थिर उपग्रह जो होता है किस दिशा में घूमता है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो भू स्थिर उपग्रह जो होता है किस ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और याद रखिएगा कि भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, तो 36,000 जो है ना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के, मतलब 36,000 वर्ग किलोमीटर जो है ना, इतना की ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें कि भू स्थिर उपग्रह का जो दिशा होता है किस ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय नहीं है लेकिन बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा है और न्याय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो संघीय नहीं है लेकिन बंधुत्व, न्याय की गरिमा और न्याय है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा संघीय प्रणाली बोलेगा, संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा। संघीय प्रणाली बोलेगा तो कनाडा से लिया गया है। और प्रस्तावना बोलेगा तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना जो है ना अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, याद रखिए। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना में निहित भारत में जो है ना, प्रस्तावना में निहित भारत के लिए जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो
ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ये और भी याद रखिएगा कि प्रस्तावना को पेश किसने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना को पेश किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने जो है प्रस्तावना को पेश किया था। और कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तावना पेश किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। और प्रस्तावना को जो है ना पास कब कर दिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना को पास कर दिया गया था। अब प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होता है? तो हम भारत के लोग से होता है। कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से होता है। अब प्रस्तावना जो है ना संविधान का पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो याद रखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है। और किस बाद में कहा गया? तो केशवानंद भारती बाद में कहा। किस केस में कहा गया? तो केशवानंद भारती बाद में कहा गया है। और ये कब आया था? 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। और केशवानंद भारती जो बाद था ना, वो किस राज्य का था? केरल का था। किसका था? मामला केरल का था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य का जो मूल स्थान कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य का जो मूल स्थान होता है वो कौन सा है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? तो अफ्रीका का भ्रंश घाटी है। क्या? अफ्रीका का भ्रंश घाटी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही ढंग से जो है ना सुमेलित नहीं। इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो गलत है, ठीक है। इसमें छाटना, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है? गुंडई कहाँ है? तमिलनाडु, बिल्कुल क्या है? तो सही है, गुंडई कहाँ है? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार, ये क्या है? गलत है। भगवान महावीर जो है ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार नहीं होगा, कहाँ होगा? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में, याद रखिए, कहाँ है? गोवा में, ठीक है, गोवा में, याद रखिए, गोवा में स्थित है। और बालपक्रम बोलेगा कहाँ है? मेघालय में। और इसमें क्या है? इसमें एक से देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? बी क्या है? गलत है, बी क्या है? गलत। भगवान महावीर बोलेगा तो बिहार नहीं, यहाँ पे क्या होगा? गोवा होगा। क्या होगा? गोवा, याद रखिए, गोवा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय स्वशासन। क्या होगा? स्थानीय स्वशासन को जो है लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां किस वन में जो है ना निवास करती? बताइए। कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकांश जो प्रजातियां होती किस वन में निवास करती है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाइन वन में। क्या होगा? पाइन वन में, रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य, कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी डैश के दौरान अधिक होती। बताइए किसके दौरान अधिक होती है? कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है किसके दौरान अधिक होता है? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? अपसौर में क्या होता है? अधिक होता है। और उपसौर में क्या होता है? तो कम होता है। तो यहाँ पे अधिक का बात किया है तो क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। क्या होगा? अपसौर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षण दिया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, इसमें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा किसको जो है संरक्षण दिया जाता है। बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को दिया जाता है। किसको? सभी को। केवल जीव जंतुओं को भी दिया जाता है, जंतु को भी दिया जाता है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी दिया जाता है और वनस्पति को भी दिया जाता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना सभी को जो है ना संरक्षण दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में वार्षिक जो है ना क्या है? तो वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती? बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, लद्दाख क्षेत्र। क्या है? लद्दाख क्षेत्र, याद रखिए। क्या है? लद्दाख क्षेत्र, याद रखिएगा। और यहाँ पे नीलगिरी के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। नीलगिरी जो है ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहलाता है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या है? तो दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा, याद रखिए। क्या है? दोदा बेटा है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ के अंदर जो है ना कौन सी जनजाति रहती है? तो टोंडा जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? तो टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियाँ के अंदर रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का जो है ना मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर जो गुजरता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होकर गुजरता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 NH3 है। क्या NH3 है, याद रखिएगा क्या NH3। यहाँ पे बताइएगा कि सागरमाला का जो संबंध है वो किससे, बताइए सागरमाला का जो संबंध है किससे, याद रखिए बंदरगाह से। कहाँ से, किससे, बंदरगाह से। अब भारतमाला का संबंध किससे, तो सड़क से। क्या है, सड़क से। और स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम त्रिभुज का जो संबंध किससे है, तो राजमार्ग से। किससे, राजमार्ग से, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि मैक्रोनी किस फसल की किस्म में, बताइए मैक्रोनी जो है किस फसल की किस्म में, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं का है। किसका है, गेहूं का है। क्या है, गेहूं का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन, कह रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष जो है ना कौन बने थे, बताइए इंडियन लिबरल फेडरेशन के जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस एन बनर्जी। क्या होगा, एस एन बनर्जी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, एस एन बनर्जी बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें जो है ना आरक्षित है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 47 होता है। कितना, 47 है। और मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में रखे पहले कितना था, 40 था। कितना था, पहले 40 था, लेकिन वर्तमान में कितना बढ़ाकर कर दिया गया, 47 कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि थावे महोत्सव का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाता है, बताइए थावे महोत्सव का जो आयोजन होता है वो कहाँ किया जाता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। थावे महोत्सव कहाँ का है, बिहार का बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है, बताइए स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है किस राज्य में है। तो इसका कहाँ है, किस राज्य में, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। और बताइए स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है किसकी मूर्ति, बताइए क्या है, कैम्पगोड़ा की है। किसका है, कैम्पगोड़ा की मूर्ति है। कैम्पगोड़ा की मूर्ति याद रखिए। कैम्पगोड़ा की मूर्ति क्या है, तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है और किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग का बनवाया था, बताइए कह रहा है किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर बनवाया था। कौन बनाया था, जहांगीर बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, बताइए कह रहा है कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल कितना है, 228 है। क्या आर्टिकल 228 है। तो कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, तो क्या होगा, आर्टिकल 228 है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसकी आकृति, कह रहा है किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों का पर अंकित नहीं थी, बताइए कह रहा है किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित जो है ना नहीं थी, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी का नहीं था लेकिन धनुष का था, मत्स्य का था और चीता का था। ठीक है, लेकिन हाथी का क्या था, नहीं था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए जो है ना अत्यधिक लाभदायक होता है, बताइए कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रबी फसल। क्या होगा, रबी फसल। क्या है, रबी फसल। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है चित पावन, कह रहा है कि चित पावन जनजाति किस राज्य की है, बताइए चित पावन जनजाति जो है किस राज्य की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र का है। किसका है, महाराष्ट्र का है। और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का पूछेगा सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, तो भील है। क्या है, भील। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, तो भील है। क्या है, भील। याद रखिए कहाँ क्या है, तो भील है, याद रखिएगा। ठीक है, और चित पावन जनजाति किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, बताइए कह रहा है कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या, स्वतंत्रता का अधिकार है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 32 में। किस में है, 32 में। याद रखिए किस में है, 32 में। अगर यहाँ पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, तो ये क्या है, तो आर्टिकल जो है ना 23 और 24 में। आर्टिकल कितना है, तो 23 और 24 में। क्या आर्टिकल 23 और 24 में है। और समानता का अधिकार बोलेगा तो कितना है, 14 से 18 में क्या है, तो समानता का अधिकार है। क्या, 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में, बताइए मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में, बताइए। तो 28 का जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी 1994 में आया था। कब आया था, 1994 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लोक उपक्रम, कह रहा है कि लोक उपक्रम समिति का जो गठन हुआ था किस वर्ष किया गया था, बताइए। लोक उपक्रम समिति का जो गठन हुआ था किस वर्ष किया गया था, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में किया गया था। कब किया गया था, 1964 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसी समय जो है ना 1964 में क्या आया था, संथानम समिति आया था। क्या है, संथानम समिति आया था। उसी के तहत जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी का जो है क्या हुआ था, उसमें स्थापना हुआ था, सीवीसी आया था, सीवीसी का पद आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वाइसन नेशनल पार्क जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। वाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए, क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा में है। कहाँ है, त्रिपुरा में है। तो वाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, बताइए। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा प्रथम ने किया था। कौन किया था, राजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन जो कारण था वो क्या था, बताइए, क्या होगा। इसका जो है ना विलियम कैंसर की नीति एक क्या था, नहीं था। परस्पर विरोध गुट ये भी नहीं था। आगे ऑप्शन को देखिए। हाँ, नेक्स्ट तीसरा क्या है, तो शस्त्रीकरण की होड़, ये भी नहीं था। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड कहते हैं, ये था, क्या था, एक था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कौन सा देश G20 का सदस्य जो है ना नहीं है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है, बताइए, क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश नहीं है, लेकिन भारत है, तुर्की है, फ्रांस है। क्या है, भारत और तुर्की है, फ्रांस है, याद रखिएगा। ठीक है, और G20 का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, तो G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। कब था, 1999 में हुआ था, याद रखिए। कब हुआ, तो 1999 में हुआ था। और इसमें जो है ना G20 में नहीं है, G21 हो गया। ठीक है, कितना हुआ, G21 हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बास्केटबॉल के मैदान को जो है ना क्या कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, बताइए, क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट। तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, तो क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, क्या होगा, तो 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है, बताइए, क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों का अनुदान। क्या होगा, सैनिकों का अनुदान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है, तो सैनिकों का अनुदान है। और विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किसने किया था, तो हरिराम बुक्का किया था। कौन किया था, हरिराम बुक्का किया था। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, 1336 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो हरिराम बुक्का का पिता पूछेगा तो कौन था, संगम था। कौन था, संगम। ठीक है, याद रखिएगा। और विजयनगर जो है ना, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है ना तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में, जिसमें बहमनी जो है जीत गया था, बहमनी साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, बताइए, क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन नहीं था, लेकिन इटली, जापान और जर्मनी क्या है, धुरी राष्ट्र में शामिल है। अगर हमें बात करें ब्रिटेन किसका है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये किसका है, तो मित्र राष्ट्र का है। किसका है, तो मित्र राष्ट्र का। ये क्या है, तो मित्र राष्ट्र का है। ठीक है, मित्र राष्ट्र का है। और लेकिन यहाँ पे जापान, इटली, जर्मनी बोलेगा तो किसका है, धुरी राष्ट्र का है। और मित्र राष्ट्र का बोलेगा कौन कौन है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और क्या है, तो रूस है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है रिंग वेद में हिमालय, कह रहा है कि रिंग वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख जो है ना किस नाम से किया गया, बताइए। रिंग वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुजवंत। क्या है, मुजवंत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम जो है ना किसके समय हुआ था, किसके समय शुरू हुआ था, बताइए। कह रहा है कि मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय शुरू हुआ था, तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, बाजीराव प्रथम। क्या होगा, बाजीराव प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, बताइए। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है इसमें कौन सुमिलित, इसमें नहीं है, इसमें छाटना है कि कौन जो है ना सुमिलित नहीं है, इसमें मिलाना है
कि कौन इसमें जो है ना गलत है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि फकीरा विद्रोह, फकीर विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में, बिल्कुल सही है। और मफला विद्रोह जो है मालाबार में हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। मफला विद्रोह कहाँ हुआ, मालाबार में, बिल्कुल सही है। और तेभागा आंदोलन जो है ना असम नहीं हुआ, क्या होगा, तेभागा आंदोलन असम नहीं, ये क्या होगा, बंगाल होगा, क्या होगा, बंगाल, याद रखिए बंगाल होगा, ठीक है। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट, बिल्कुल क्या है तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कर अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए। अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक, कह रहा है कि भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस वर्ष से प्राप्त हुआ है, बताइए। भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस वर्ष से प्राप्त हुआ था, तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1919 में, क्या होगा, 1919 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि विश्व वन जीव दिवस किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है, बताइए। विश्व वन जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को। क्या मनाते हैं, 3 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वन जीव दिवस मनाते हैं, ठीक है। और विश्व वन जीव जो है ना अधिनियम कब आया था, ये कब आया था, 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में। और याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा, बताइए। शब्द परमाणु को किसने खोजा, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, डेमेक्रिटियस ने खोजा। किसने खोजा, डेमेक्रिटियस ने खोजा। और याद रखिएगा सर्वप्रथम परमाणु का संकल्पना किसने दिया, तो महर्षि कनाद ने दिया। कौन दिया, एक कनाद दिया था। कौन दिया था, कनाद दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि शब्द परमाणु को किसने खोजा, तो डेमेक्रिटियस ने खोजा, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम परमाणु का संकल्पना किसने दिया, महर्षि कनाद ने दिया। और परमाणु सिद्धांत बोलेगा किसका खोज किसने किया, डाल्टन ने। और परमाणु सिद्धांत का डाल्टन, परमाणु की खोज बोलेगा तो रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट आइए। 47 का एवोगाड्रो की संख्या Na का अर्थ क्या है, बताइए। एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या है, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या है, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या में Na का अर्थ क्या है, तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि खाने का नमक जो है ना किससे बनता है, बताइए। खाने का नमक किससे बनता है, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और क्या है, मजबूत क्षार से बनता है। तो खाने का जो नमक होता है मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बनता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सिरका 1 बिलियन है, बताइए किसका है, सिरका 1 बिलियन है किसका है, बताइए क्या होगा इसमें, किसका मात्रा होता है, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका 1 बिलियन है, जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। और सिरका क्या है, तो एक कमज़ोर अम्ल है। क्या कमज़ोर जो है क्या है, एसिड है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को जो है ना क्या कहते हैं, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं, 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है, बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है, 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आयनिक यौगिकों, क्या है, आयनिक यौगिकों में होता है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है, तो आयनिक यौगिकों के बीच होती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे करनी में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, बताइए। कह रहा है किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली का नहीं होता, लेकिन बंदर, तितली और चीता का होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मेरी एस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब जो है ना क्या बनाते हैं, बताइए। कह रहा है कि मेरी एस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अस्थायी ऊतक। क्या होगा, अस्थायी ऊतक बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कालियाँ जो है ना पैदा होती, बताइए।
कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कालियाँ पैदा होती है? बताइए क्या है? कलियाँ पैदा होती है। क्या होता है? कलियाँ, कालियाँ नहीं कलियाँ पैदा होती। बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम। क्या होगा? ब्रायोफाइलम। तो कह रहा है फूलों वाले मतलब फलों वाले, क्या है? तो फलों वाले क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे फल नहीं है, फूल है। क्या है? फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में जो है ना क्या है? कलियाँ पैदा होती है। क्या होगा? ब्रायोफाइलम। क्या होगा? ब्रायोफाइलम। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग क्या है? बताइए। मानव में भोजन और हवा के लिए जो है ना समान मार्ग क्या है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किण्वन की प्रक्रिया जो है ना क्या होती है? किण्वन की प्रक्रिया में क्या होती है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केसिका कहते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 58 पे कह रहा है बोमेन्स संपुट, बोमेन्स कैप्सूल को जो है ना डैश को ढके रहती है। बताइए क्या किसकी रहती है? बताइए। कह रहा है बोमेन्स संपुट जो है किससे ढके रहती है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर का क्या होगा? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका गुच्छ। क्या है? कोशिका गुच्छ। ठीक है। तो याद है कि कोशिका गुच्छ जो है ना मतलब बोमेन संपुट जो है, बोमेन संपुट कोशिका गुच्छ को ढके रखती है। क्या ढके रहती है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि एक पिंड एच की ऊंचाई से गिर रहा है, एक पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है, Hy2 ऊंचाई में से गिरने की पता इसमें क्या होगी? बताइए। कह रहा है एक पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है, Hy2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें से क्या होगी? बताइए। इसमें होगी क्या होगी? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 60 पे, कह रहा है कि उत्क्षेप बल, कह रहा है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। बताइए किस दिशा में करते हैं? कह रहा है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस दिशा में? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशाओं में। क्या है? विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट कह रहा है एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि क्या कारण है? बताइए। कह रहा है एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया, इसमें उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि क्या कारण है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी होगा। अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा क्या होती है? कुचालक होती है। नेक्स्ट कह रहा है गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताइए। गहरे समुद्री में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर रंग का जो है ना बात करें तो क्या होगा? जहाँ रंग का बात करें वहाँ प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। और जहाँ पे रंग बिखरा के बाद मतलब जहाँ पे रंग बिखरा हुआ रहे वहाँ पे जो है ना प्रकाश का विक्षेपण होगा। क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जहाँ पे रंग का बिखरना अगर बात करें तो क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। और याद रखिए जहाँ पे जो है ना झूठी घटना हो, जहाँ पे झूठी घटना हो वहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन होगा। कहाँ? वहाँ पे अपवर्तन होगा। और जहाँ सभी घटना हो, जहाँ पे सभी घटना हो क्या होगा? वहाँ पे परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। सीधा याद रखना है कि जहाँ पे रंग का वर्णन होगा वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, जहाँ पे जो है ना रंग बिखरा हुआ का बात हो वहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा, और जहाँ पे झूठा घटना हो वहाँ पे अपवर्तन होगा, और जहाँ पे सच्ची घटना हो, जहाँ पे सच्ची घटना होगा ना, सच्ची घटना हो वहाँ पे परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। बताइए किसका होता है? तो 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पतला तार होता है। क्या होता है? एक पतला तार होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बताइए। कह रहा है किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्या होती है? सभी बिंदुओं पर क्या होती है? समान होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, 65 नंबर कर रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की जरतनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं में क्या कर निरूपित करती है? बताइए क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र और क्या? प्रेरित धारा होगा। तो कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के जरतनी और मध्यमा उंगली क्रमशः जो है ना चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशाओं के क्या होते हैं? निरूपित करती है।
चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ बताइए। इंडियन सुपर लीग जो है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, वो तो क्रिकेट का आईपीएल है। यहाँ पे इंडियन सुपर लीग पूछा है, बताइए इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, फुटबॉल से। क्या है, फुटबॉल से, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सुपर ज्वाइंट का जो है ना संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से। क्या है, बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाता है बताइए। सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाता है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरीफेरल्स का। क्या कहलाता है, पेरीफेरल्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए, क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुणे में है। कहाँ है, पुणे में, ठीक है, पुणे में। और याद है कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में फिल्म सिटी का जो है बनाई जा रही कहाँ। हाल ही में जो है ना फिल्म सिटी किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। क्या हो, नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन जो है ना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था बताइए। भारत में जो है विद्युत रेलगाड़ी का जो संचालन हुआ था किस वर्ष हुआ था। 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, 1925 में। क्या होगा, 1925 में। तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का जो संचालन हुआ था किस वर्ष, तो 1925 में हुआ था। और याद रखिएगा कि पहली बात तो पता है कि रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चला था, तो जो है ना वो मुंबई से थाने के बीच 1853 में चला था। उसमें गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। और टोटल जो है 34 किलोमीटर की यात्रा किया था। कितना, 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर याद रखिएगा। और अगर याद रखिएगा कि इसमें नेक्स्ट पूछेगा कि सेकेंड रेल कब चलाया गया था। तो सेकेंड जो रेल हुआ था ना, दूसरी जो रेलगाड़ी चलाया गया था 1857 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाया गया था। और पहली पूछेगा विद्युत रेल कब चलाया गया था, विद्युत रेल से कब चलाया गया था, 1925 में। क्या होगा, विद्युत रेलगाड़ी बोलेगा 1925 में। और पहली अगर पूछेगा कि जो है ना जो भी हाल ही में वंदे भारत चलता है ट्रेन, उसका पूछेगा पहले नाम क्या था, T18 था। क्या था, T18, ठीक है। T18 का जो है ना अभी वर्तमान में क्या नाम है, नया नाम क्या है, तो वंदे भारत है। अब पहली पूछेगा कि वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वाराणसी से दिल्ली के बीच जो है ना पहली वंदे भारत चली थी, ठीक है। और पूछा है कि वंदे भारत जो है ना चलाने का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 400 जो है ना वंदे भारत चलाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन बोलेगा तो कौन सा है, तेजस है। क्या है, तेजस। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन बोलेगा तो तेजस है, ठीक है, याद रखिएगा। जो वाराणसी से जो है ना अहमदाबाद के बीच चलाया गया था, वाराणसी से अहमदाबाद के बीच चलाया गया था। और याद रखिएगा कि DFC डेडिकेटेड जो है ना फंड कॉरिडोर, DFC जो है डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर जो है ये किसके लिए बनाया गया था, तो मालगाड़ी के लिए बनाया गया था। किसके लिए, मालगाड़ी के लिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन बोलेगा तो कौन था, बासुकी था। क्या था, बासुकी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की जो है ना भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी, बासुकी थी। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है एक कोड ऑफ जेंटू लॉज की स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। क्या है बताइए, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज किस स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु स्मृति। क्या होगा, मनु स्मृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय सेना को तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय सेना को तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देवलाली। क्या है, देवलाली कहाँ है, तो जो है ना ये हो गया महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है बताइए। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, RBI है। क्या है, तो RBI है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है अल्फांसो। कह रहा है अल्फांसो जो है ना किसकी प्रजाति बताइए, सबको पता है क्या, इसकी किसकी है, तो आम की है। किसकी, आम की है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि तपोवन जल विद्युत परियोजना का संचालन इनमें से किस राज्य में किया जा रहा है बताइए। कह रहा है कि तपोवन जल विद्युत योजना का जो संचालन होता है इनमें से किस राज्य में किया जा रहा है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। क्या होगा, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चेरकान पशु पीला और इतला लोक नृत्यों का संबंध इनमें से किस राज्य से बताइए। कह रहा है कि चेरकान पशु पीला और इकतला लोक नृत्यों का संबंध जो है ना किससे है बताइए, कौन सा राज्य से है बताइए, क्या होगा। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम का है। किसका, मिजोरम का है। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कह रहा है बताना है कि इसमें कौन सा जो है ना गलत है। यहाँ पे मार्शल आर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे उद्गम राज्य है। कौन सा मार्शल आर्ट जो है किस राज्य का उद्गम है, मतलब ये है।
देखिए पहला क्या कर रहा है कि पहला जो है लाठी कहाँ का मार्शल आर्ट किसका है, किस राज्य का, तो पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। कलारीपयट्टू बोलेगा तो कहाँ का, केरल का, बिल्कुल सही है। और गतका बोलेगा तो पंजाब का, बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। और खोखरी नृत्य बोलेगा तो नागालैंड, ये क्या है, तो गलत है। खोखरी नृत्य बोलेगा तो जो है ना ये हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, क्या, मिजोरम, याद रखिएगा, ये मिजोरम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में इसी में विचार कीजिए। इसमें संरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना इसमें सही होगा, बताइए। इसमें पर सभी विचार कीजिए। यहाँ पे आगे देखिए, आगे भी दिया हुआ है, कह रहा है कि जो है ना उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन कितने सही है, इसमें सही छांटना है कि इसमें कौन सही है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो एक, केवल एक सही है, क्या है, केवल एक सही है, ठीक है, केवल क्या है, तो एक सही है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, केवल एक सही। देखिए गुप्तेश्वर जो है ना वन क्या है, तो गुप्तेश्वर वन कहाँ है, तो झारखंड, ये क्या है, तो गलत है, झारखंड नहीं होगा, उड़ीसा होगा, क्या होगा, उड़ीसा में है। ये गुप्तेश्वर वन बोलेगा उड़ीसा में है। और थान थाई पेरियार अभयारण्य बोलेगा तो केरल नहीं, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ये सब नोट कर लीजिए। गुप्तेश्वर वन बोले उड़ीसा में है, ना कि झारखंड में है। थान थाई पेरियार अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में होगा, ना कि केरल में होगा। और ये बेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु, क्या है, तो बिल्कुल सही है। वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु, क्या है, तो केवल एक जो है ना, केवल इसमें एक ही ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही था, इसमें केवल 3, इसलिए ऑप्शन क्या है, केवल एक सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे करा HAPS, करा HAPS प्रौद्योगिकी अपनी क्षमता कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। करा HAPS प्रौद्योगिकी अपनी क्षमता कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, इसमें सभी क्या है, तो सभी सही है। तो सभी HAPS के संबंधित सही है, क्या है, विशाल सीमा क्षेत्रों में वास्तविक समय की इमेजरी और डेटा अधिग्रहण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। उग्रवाद के आशंका वाले दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर संचार बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। और दुश्मन की पहचान सीमा से परे अत्यधिक ऊंचाई वाले टोही मिशनों का संचालन करना, ये भी क्या है, तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल चारों का तीनों कथन क्या है, तो सही है। फिर नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से नाम मात्र GDP सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते क्रम में बैठाना है कि इसमें कौन सा जो होगा, बताइए, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में, बताइए। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, 3 2 4 5 1 पहले हो जाएगा किसका, तो वैसे अमेरिका का हो जाएगा, अमेरिका के बाद किसका हो जाएगा, तो चीन का हो जाएगा। और चीन के बाद किसका, जर्मनी का हो जाएगा, जर्मनी के बाद किसका है, तो जापान का हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, भारत का। तो 3 2 4 5 इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यू रिपोर्ट युवा लोगों के लिए एक डिजिटल समुदाय पहल है, बताइए किसका है। यू रिपोर्ट युवा लोगों के लिए एक डिजिटल समुदाय पहल है, किसका है, बताइए किसका है। तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का है, किसका है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। कह रहा है इसमें जो है ना, कह रहा है कि वीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसमें 1 और 2 दोनों के क्या है, तो सही है। ये कह रहा है कि वीव शब्द का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में, ना तो सदन के नियमों में, और ना ही संसदीय कानून में किया गया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। अब भारत में सभी दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं, ये भी क्या है, तो सही। इसका दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर कह रहा है कि 3 सिरों वाले रॉक कट शिवा महेश मूर्ति किस गुफा में पाई जा सकती है, बताइए। कह रहा है कि 3 सिरों वाले रॉक कट शिवा महेश मूर्ति किस गुफा में पाई जा सकती है। तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा। कहाँ, एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कराइटी 3 कह रहा है कि तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण दिया गया था, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है कि तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण दिया गया था। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे के द्वारा। क्या होगा, पांडे के द्वारा। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मसीद खानी शैली किससे संबंधित है, बताइए। मसीद खानी शैली जो है किससे संबंधित है। 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तानसेन से। किससे, तानसेन से। किससे, तानसेन से। चलिए नेक्स्ट आइए 85 आई कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में अदालतों द्वारा अक्सर अनिवार्यता का सिद्धांत का जो है उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में अदालतों द्वारा अक्सर अनिवार्यता का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा आर्टिकल होगा।
तो 85 का आंसर क्या होगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25। क्या अनुच्छेद 25? ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता है। क्या है? तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समानता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो वाक्य की स्वतंत्रता है। किसकी है? तो वाक्य की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण GDCF, जिसे अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाता है, अनिवार्य रूप से संदर्भित करता है। किसको? बताइए। कह रहा है कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण GDCF, जिसे अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाता है, अनिवार्य रूप से संदर्भित करता है। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा? 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र का पूंजीकरण। क्या होगा? बैंकिंग क्षेत्र का पूंजीकरण। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित है। किससे? बताइए। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित किससे है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद सदस्य की अयोग्यता से। क्या है? संसद सदस्य की अयोग्यता से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9 में इसके संदर्भ में कौन सा प्रावधान है? यहाँ पे भाग 9 का बात किया है। कौन कौन जो भाग 9 के अंतर्गत जो है ना है, बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों है। क्या है? पंचायत भी है और नगर पालिकाएँ भी, सरकारी समितियाँ, ये सब भाग 9 के अंतर्गत ही हैं। और भले जो है क्या है, तो भाग 9 के पार्ट बाई पार्ट क्या है, तो बटा हुआ। जिससे पंचायत का वर्णन क्या है? तो पंचायत का वर्णन भाग 9 में है। और नगर पालिकाएँ का वर्णन किस में? तो भाग 9 के कम किस में? 9 के क में है। और सरकारी समिति बोलेगा तो 9 के किस में है? तो ख में। लेकिन जब किस में है? तो भाग 9 में ही ना ऐड है। लेकिन भाग 9 का पार्ट बाई पार्ट क्या है? तो सब उसी में है। तो इसमें तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, डी, 1, 2, 3 तीनों है। क्या है? तो भाग 9 को मतलब संदर्भित करता है, मतलब प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट स्लेव लेक नहीं है। लेकिन ये कहाँ का है? एक कनाडा का है। किसका है? कनाडा का। ठीक है, लेकिन ओंटारियो झील और मिशिगन झील, एरी झील क्या है? उत्तरी अमेरिका का जो है ना ग्रेट लेक हिस्सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ हैं? बताइए। कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ हैं? सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। ठीक है, देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है, क्षोभमंडल के माध्यम से अस्थिर स्थिति बिल्कुल है। और मजबूत कोरियोलिस बल भी क्या है? बिल्कुल है। और तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन क्या है? तो नहीं है। क्या है? ये नहीं है। और जो है ना इसमें आगे कह रहा है कि एक इसमें जो है ना गर्म और आर्द्र राशियाँ की निरंतर आपूर्ति, ये भी क्या है? तो है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 है। क्या है? 1 और 2 और 4 है। ठीक है, लेकिन 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कौन सा देश क्रमशः WTO का 165वां और 166वां सदस्य बन गया है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा देश जो है क्रमशः WTO का 165वां और 166वां सदस्य बन गया है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोमोरोस तिमोर लिस्ते होगा। क्या होगा? कोमोरोस और तिमोर लिस्ते है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 होगा। 165वां क्या है? तो कोमोरोस है। 166वां कौन है? तिमोर लिस्ते है। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्था ने पानी के नीचे एरोस्टोथनीज घाटी का पता लगाया। बताइए किस कहाँ? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइप्रस में। कहाँ है? साइप्रस में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी? बताइए। कह रहा है केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। क्या होगा? सलारगंज संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओलेग कोनेको। क्या है? ओलेग कोनेको। ठीक है, ओलेग कोनेको। नेक्स्ट है 95, कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने दो और जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? कि पायनियोर और क्या है? और बिचोम है। बताइए कौन सा राज्य है? तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है।
तो कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 2 और जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी, एक है कि पन्योर है, एक बिजोम है। तो कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, बताइए। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 96 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए 874 मीटर। क्या 874 मीटर। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। कितना जिला? 18 जिला। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से क्या अपेक्षाकृत पुराना है, बताइए। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्या है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 99 करा गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण के जिक्र किया था, बताइए। करा गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हीरामन पासी। क्या? हीरामन पासी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, करा अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी, बताइए। कह रहा है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया। किसका है? बोध गया का। तो ये सेट नंबर 61 था, सेट नंबर 61 कंप्लीट हो गया। और अगले जो है ना अगले क्लास में सेट नंबर 62 कंप्लीट करेंगे। और बाकी जैसे आपका किरण पब्लिकेशन, अस्पाक पब्लिकेशन और ज्ञान बिंदु जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सारा क्लास कंटिन्यू आएगा। और बाकी ज्ञान बिंदु का जो है ना 100 क्वेश्चन का और 50 क्वेश्चन का दोनों क्लास जो है ना आपको डेली आएगा। ठीक है, और 100 क्वेश्चन का तो कंटिन्यू आएगा। और इसके पहले जो भी सेट छूटा हुआ है वो सारा हम आपको जो है ना करवा देंगे। और इस सेट का पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस सेट का जो है ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लास करवाएंगे आपको सारा पीडीएफ आपको उस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जिनको भी जो भी ज्वाइन नहीं किए बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच जो बैच 2 है वो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका नंबर दे देते हैं, नंबर पे अगर कुछ परेशानियाँ होगा तो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। 75 49 39 24 20 नंबर पे कॉल कर लीजिए। जो भी जानकारी है आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको पीटी एग्जाम तक जो है ना प्रैक्टिस सेट उस ग्रुप में दिया जाएगा, प्लस होमवर्क है। मतलब प्रैक्टिस बैच है और प्लस होमवर्क दोनों आपको एक ही जो है ना एक ही बैच में आपको सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। 149 पे अगर पेड करते हैं 149 रुपये, तो आप सोचिए कि आपको अगर 4 महीना अगर एग्जाम नहीं होता है, मतलब ही तो फॉर्म भी नहीं आया है, फॉर्म आएगा उसके बाद 3 महीने के बाद एग्जाम होगा। सोचिए 149 रुपये पेड करें तो आपको सारा होमवर्क मिलेगा घंटा का। और जो लुसेंट वगैरह जितना भी आपको फोटो में दिख रहा है बुक आपको सारा मिलेगा। और प्लस प्रैक्टिस सेट जितना भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का बुक आएगा आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। पूरा डिटेल के साथ उसमें प्रैक्टिस सेट मतलब दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ, बैच स्टार्ट दुर्गा पूजा के बाद मतलब स्टार्ट होगा 3-4 दिन के बाद। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग आप जो है ना ज्वाइन कर रहे हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है आराम से 149 से पेड कीजिए और बैच में ज्वाइन होकर अच्छे से जो है ना अपना लेवल का अच्छे से जो है तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।